तो भारत का केंद्रीय बजट 2026-27 आ चुका है। अब सवाल ये है कि इसमें है क्या। चलिए मिलकर इसके जरूरी हिस्सों को समझते हैं और देखते हैं कि देश का आर्थिक रोड मैप आखिर कैसा दिखने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं उस एक नंबर की जो सबकी नजरों में है, 53 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। जी हां, ये सरकार का कुल अनुमानित खर्च है। मतलब इस आंकड़े से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी बड़ी है। और इस बजट की भावना क्या है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के शब्दों में कहें तो सरकार का लक्ष्य आकांक्षा को उपलब्धि में और क्षमता को प्रदर्शन में बदलना है। मतलब साफ है, ये बजट ग्रोथ और एम्पावरमेंट की एक कहानी लिखना चाहता है। ठीक है, तो आगे हम क्या-क्या देखने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। हम बजट की एक झलक देखेंगे, फिर उद्योगों, लोगों और टैक्स में हुए बदलावों पर बात करेंगे। और आखिर में सरकार के बही खाते को समझकर देखेंगे कि इसका निचोड़ क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत के उद्योगों से। देखते हैं कि देश के आर्थिक इंजन को रफ्तार देने के लिए क्या खास कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़ी और नई पहल सामने आई है, बायोफार्मा शक्ति। ये कोई छोटा मोटा मिशन नहीं है, बल्कि पूरे 10,000 करोड़ रुपए का एक जबरदस्त प्लान है। और इसका मकसद भारत को दवा बनाने के मामले में एक ग्लोबल हब बनाना। अब इस मिशन के लक्ष्य भी उतने ही बड़े हैं। इसमें बायोलॉजिक्स के लिए देश में ही पूरा इकोसिस्टम बनाने की बात है। 3 नए निपर्स यानी फार्मा की पढ़ाई के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे और 7 पुराने निपर्स को अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा 1000 से ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का एक बड़ा नेटवर्क भी तैयार किया जाएगा। लेकिन बात सिर्फ फार्मा तक ही सीमित नहीं है। सरकार सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे बेहद जरूरी सेक्टर्स पर भी बड़ा दांव खेल रही है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट स्कीम दोनों का बजट बढ़ाकर 40-40 हजार करोड़ कर दिया गया है। साथ ही कंटेनर बनाने के लिए 10,000 करोड़ की एक नई स्कीम भी है। इसका सीधा मतलब है अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करना और देश में ही प्रोडक्शन को बढ़ाना। अब बात करते हैं टेक्सटाइल सेक्टर की। इसके लिए एक पूरा 5 स्टेप प्रोग्राम बनाया गया है। देखिए, इसमें फाइबर बनाने से लेकर कारीगरों को सपोर्ट करने, स्किल्स बढ़ाने और सस्टेनेबल टेक्सटाइल को बढ़ावा देने तक हर पहलू पर ध्यान दिया गया है। यानी धागे से लेकर कारीगर तक पूरी चेन को मजबूत करने की कोशिश है। तो ये तो हुई इंडस्ट्री की बात। लेकिन कोई भी इकॉनमी सिर्फ मशीनों से नहीं, बल्कि लोगों और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर से चलती है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस बजट में लोगों और जगहों पर निवेश के लिए क्या है। और यहां पर भी आंकड़े बहुत बड़े हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकारी खर्च को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। सोचिए, इससे 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे, 20 नए नेशनल वाटरवेज शुरू होंगे। और सिर्फ बड़े शहरों पर ही नहीं, बल्कि टियर 2 और टियर 3 शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस है। इसका मकसद साफ है, पूरे देश में कनेक्टिविटी को एक नए लेवल पर ले जाना। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन जाएगा, लेकिन उसे चलाएगा कौन? स्किल्ड लोग। इसीलिए बजट में ह्यूमन कैपिटल यानी लोगों के हुनर पर भी जोर है। एक हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी जो शिक्षा से रोजगार तक का रास्ता आसान करेगी। और देखिए, भविष्य के सेक्टर्स पर कितना ध्यान है। 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में गेमिंग और विजुअल इफेक्ट्स के लिए लैब्स बनेंगी। लक्ष्य है 2030 तक इस सेक्टर के लिए 20 लाख प्रोफेशनल्स तैयार करना। हेल्थ केयर और टूरिज्म, इन दोनों सेक्टर्स को भी एक बड़ा बूस्ट मिल रहा है। एक तरफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए नए संस्थान खुलेंगे और मेडिकल टूरिज्म के लिए 5 रीजनल हब बनाए जाएंगे। मतलब इलाज के लिए दुनिया भर से लोग भारत आएं, ये कोशिश है। दूसरी तरफ हमारे 15 ऐतिहासिक स्थलों को ऐसे कल्चरल डेस्टिनेशंस में बदला जाएगा जहां लोग सिर्फ घूमने नहीं, बल्कि कुछ अनुभव करने आए। तो हमने खर्च की बात तो बहुत कर ली। अब सवाल यह है कि सरकार के पास पैसा आएगा कहां से? इसके लिए हमें टैक्स में हुए बदलावों को समझना होगा। शेयर बाजार में जो लोग ऑप्शंस और फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, उनके लिए एक अहम बदलाव है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी बढ़ा दिया गया है। जैसा कि देखा जा सकता है, ऑप्शंस पर ये 0.1% से बढ़कर 0.15% और फ्यूचर्स पर 0.02% से 0.05% हो गया है। जाहिर है, इससे ट्रेडर्स की लागत थोड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन टैक्स में सिर्फ बढ़ोतरी ही नहीं है, कुछ बड़े सुधार भी हैं। जैसे भारत में डेटा सेंटर चलाने वाली विदेशी कंपनियों को 2047 तक लंबी टैक्स छूट दी गई हैं। ये एक बड़ा कदम है। आम लोगों के लिए राहत की बात यह है कि पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। और हाँ,
टैक्स भरने के प्रोसेस को आसान बनाने और छोटे-मोटे टैक्स अपराधों को डीक्रिमिनलाइज करने पर भी जोर है। तो एक तरफ इतना खर्च, दूसरी तरफ टैक्स से कमाई। इन सब को मिलाकर सरकार की बैलेंस शीट आखिर दिखती कैसी है? मतलब पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है? चलिए इसका हिसाब किताब समझते हैं। अब जरा इस पर गौर कीजिए। सरकार जो भी 1 रुपए खर्च करती है, उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा यानी 26 पैसे सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में चला जाता है। इसके बाद नंबर आता है डिफेंस का, फिर सड़कों और रेलवे का। ये 26% का आंकड़ा वाकई में बहुत बड़ा है और दिखाता है कि ब्याज का बोझ हमारी अर्थव्यवस्था पर कितना ज्यादा है। ये टेबल हमें पूरी तस्वीर साफ साफ दिखाती है। देखिए, कुल खर्च भी बढ़ रहा है और कुल कमाई भी, लेकिन खर्च कमाई से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और इसका नतीजा राजकोषीय घाटा यानी सरकार की उधारी भी बढ़ रही है। और हाँ, ये राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट क्या है? आसान शब्दों में समझें तो यह सरकार की कुल कमाई और कुल खर्च के बीच का अंतर है, और इस अंतर को पूरा करने के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब है सरकार का उस साल का कुल कर्ज। तो भले ही कुल उधारी की रकम बढ़ रही हो, ये चार्ट एक दूसरी और बहुत जरूरी कहानी बताता है। यहाँ घाटे को जीडीपी के प्रतिशत के तौर पर दिखाया गया है और हम देख सकते हैं कि ये प्रतिशत धीरे धीरे कम हो रहा है। 4.8% से घटकर 4.3% तक लाने का लक्ष्य है। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था के आकार के मुकाबले सरकार का घाटा कम हो रहा है, जो एक अच्छी बात है। तो हमने इतने सारे आंकड़े देखे, इतनी सारी स्कीमें समझी। अब इन सब के बाद अगर इस पूरे बजट को एक लाइन में समझना हो तो इसकी मूल रणनीति क्या है, इसका निचोड़ क्या है? तो देखिए, इस बजट की कोर स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और जरूरी इंडस्ट्रीज में जम के सरकारी पैसा लगा रही है। उम्मीद ये है कि इस सरकारी खर्च से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी खिंचा चला आएगा। और हाँ, साथ ही साथ फिस्कल घाटे को भी धीरे धीरे कम किया जा रहा है ताकि लंबे समय में अर्थव्यवस्था स्थिर रहे। और यहीं पर हमारे सामने इस बजट का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये ज्यादा निवेश और ज्यादा उधारी वाली रणनीति वाकई काम करेगी? क्या ये देश के विकास की रफ्तार को कर्ज बढ़ने की रफ्तार से तेज कर पाएगी, ताकि आज की जो आकांक्षाएं हैं वो कल की हकीकत बन सकें? तो ये था भारत के केंद्रीय बजट 2026-27 का हमारा विश्लेषण। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।